A very very good morning to all of you. आप सबका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारी एडवांस अकाउंटिंग की क्लासेस में। सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से आपकी डेमो क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। हमारी भी और हमारे बाकी सब फैकल्टीज की भी जो एल्डाइन सीए से जुड़े हुए हैं, आज सबकी क्लासेस होंगी। नॉर्मल डे चलेगा जैसे सबका होता है। आप में से जो बच्चे भी सीए फाउंडेशन से आए हैं, सीए फाउंडेशन पास करके आए हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इतने टफ रिजल्ट के अंदर वो अपने आप को सफलतापूर्वक आगे लेकर आए, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और हम आपको तहे दिल से बधाई देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास कनेक्टेड हैं हमारे सॉफ्टवेयर में, और दीपक कुछ इशू बता रहे हैं बच्चे सॉफ्टवेयर में, उनको भी कनेक्ट होने में दिक्कत है। तो एक काम वैसे हमने आज कर रखा है, अगर आप हमारे सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट होने में आपको दिक्कत आए तो YouTube पर भी ये क्लास लाइव चल रही है, तो आप YouTube पर भी देख सकते हैं। एक बार दीपक मैसेज भी डलवा देना ग्रुप के अंदर कि जिन बच्चों को भी दिक्कत है वो YouTube पर भी जाकर के लाइव देख सकते हैं। मेरे पास चैट्स जो हैं वो YouTube की भी हैं और सॉफ्टवेयर की भी हैं। अभी मुख्य रूप में मेरे पास जो दिख रही हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर की भी हैं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अब आपकी जो यात्रा है एडवांस अकाउंटिंग की, वो शुरू हो रही है। अगर मैं ये कहूं कि सीए इंटरमीडिएट में सारे पेपर्स में से जो लेंदी पेपर है, जिनमें सबसे ज्यादा कंटेंट है, वो हमारा एडवांस अकाउंटिंग का पेपर है, जिसमें सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 29 तक। इसके अलावा बायबैक ऑफ शेयर्स का भी एक टॉपिक है। इसके अलावा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का भी एक टॉपिक है। इसके अलावा फाइनल अकाउंट्स का भी एक टॉपिक है। इसके अलावा ब्रांच अकाउंटिंग का भी एक टॉपिक है। मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने सब डाल दिया। इतना ही नहीं, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी है। फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग भी इसमें डाल रखा है उन्होंने। इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी है, और इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा कोर्स सबसे ज्यादा लंबा होने वाला है। किसी एएस पर तो एक ही क्लास लगेगी, कुछ कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे हैं, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, जिस पे आपको 10 क्लासें लग जाएंगी। इसका मतलब यह कि आपको कुल 120 सेशंस लेने होंगे, 120 सेशन। पर मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं, यहां आपको भगाया नहीं जाएगा, और बड़ी संतुष्टि के साथ बारीकी से जिनको कुछ भी नहीं आता है उनको भी हम अपने साथ ऐसे लेकर चलेंगे कि उनका अकाउंट्स पक्का हो जाए। और चार्टर्ड अकाउंटेंसी में तो अकाउंटेंसी वर्ड इन्वॉल्व है। इससे पता चल जाना चाहिए कि यह पेपर ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही आपकी रीढ़ की हड्डी है, जिसके इर्द गिर्द बाकी टॉपिक्स जुड़े हुए हैं, बाकी सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं। तो इसे अच्छे से आपने करना है, और इसीलिए हमने आज 31 जुलाई से ही आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी है। हम चाहते हैं कि आपका बेस क्लियर हो जाए, मजबूती से काम बन जाए, और फिर उसके बाद हम आपकी क्लासेस जब स्टार्ट करेंगे तो आपका बिल्कुल स्ट्रांग फाउंडेशन के साथ काम हो रहा होगा। हमारे पास इसकी किताबें अभी छपी नहीं है, इन प्रोसेस है। थोड़ा रिजल्ट भी जल्दी आ गया, तो किताबें अभी इन प्रोसेस हैं। आपको किताबें 15 अगस्त तक मिलेंगी। आज 31 जुलाई है, 15 अगस्त तक आपको किताबें आपके घर पे मिल जाएंगी। यानी कि किताबों की आपको चिंता नहीं करनी है, और वो जब मेरे पास आ जाएंगी तो मैं आपको यहां पर पहले शो करूंगा। तब तक हम अपनी क्लासेस को कैसे करेंगे, हमने आपके इसी एलएमएस में, आपके पास जो एलएमएस है, आप हमारे एलएमएस को एक्सेस कर सकते हैं। मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। एलएमएस पर आपको किताबों के पीडीएफ डाल दिए गए हैं।
अब वहां पर किताबें डाउनलोड कर सकते हैं। जब तक हमारी किताबें छपकर नहीं आती हैं तब तक आप वहां से कंटेंट को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप YouTube पर हैं तो YouTube के भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने फॉर द टाइम बिंग जो चैप्टर पढ़ाना है उसका हमने PDF डाल दिया है, तो आप वहां से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। किताबें जो हमारे पास आएंगी वो तकरीबन 1200 पन्नों की किताबें हैं, जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस स्टडी मटेरियल के कवर्ड हैं, एमटीपी जो मॉक टेस्ट एग्जाम होता है जो आईसीए लेता है वो कवर्ड है, आरटीपी कवर्ड है। कहां तक के लिए? जो आपके पास मई 2024 के एग्जाम हुए थे वो सारे कवर्ड हैं। इसका मतलब यह कि जो भी आज तक का कंटेंट इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है वो सब उनके अंदर है। साथ में आपका एक रिवीजन प्लान भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भी बता रखी है, कैसे पढ़ना है, सारे कॉन्सेप्ट्स के नोट्स भी हैं, एवरीथिंग। आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, यानी आपने केवल और केवल वो हमारी किताबें सॉल्व करनी है मेरे साथ, और मैं आपको बड़ी धीरे धीरे संभाल करके समझा करके आपको हर कॉन्सेप्ट को बताऊंगा और आप उन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड अपनी तैयारी करेंगे। जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसका टेस्ट देंगे। टेस्ट फिर से एलएमएस पर है आप एलएमएस पर जाएंगे और वहां जाकर के आप एक टेस्ट भी देंगे। वो टेस्ट आपके पास जो होंगे वो हमारी टीम चेक करके आपको उसकी कॉपी लौटाएगी। वो सब एलएमएस पर बेस्ड है। वंस हम एक टेस्ट के स्टेज पर पहुंचेंगे तो आपको मैं वो गाइड करूंगा कि कैसे टेस्ट देना है। एक टॉपिक हो जाएगा ना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे टेस्ट देंगे। अभी राइट नाउ तो हम आपको टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे। हमारा जो एडवांस अकाउंटिंग है, नाम से ही पता चलता है एडवांस अकाउंटिंग। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, लंबा है, यानी उसके अंदर कंटेंट ज्यादा है, बाकी मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। जो ये एडवांस अकाउंटिंग है ये आपको सबसे जरूरी क्यों है? जब आप पढ़ेंगे लॉ में लॉ में अब जैसे फॉर एग्जांपल बायबैक के ऊपर आजकल बजट में बड़ी चर्चा चल रही है। बजट के अंदर कुछ उन्होंने बायबैक के ऊपर टैक्सेशन लगा दिया। तो आप ये बताओ बायबैक की अकाउंटिंग पता होगी तभी तो पता चलेगा ना कि हम उसको बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, उसके ऊपर टैक्स कैसे लगता है, उसके ऊपर लॉ कैसे अप्लाई होता है, उसी पर जीएसटी कैसे होता है। इसका मतलब जो मेन बेस है ना वो अकाउंटिंग है। आपको टैक्स वाले सर कहेंगे ये इनकम डिसअलाउ हो जाएगी। अरे भाई, डिसअलाउ और अलाउ तो तभी पता चलेगा ना जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना आता होगा। उसी में तो पता चलेगा कि अकाउंट्स वाले क्या बोलते हैं, तभी तो वो बोलेंगे कि डिसअलाउ होता है। इसका मतलब ये कि आपको अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट अगर मान लो को अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज चाहिए तो वो हमारी एडवांस अकाउंटिंग है। एडवांस अकाउंटिंग के अंदर हमने अपनी किताबों को 3 पार्ट्स में बांट रखा है, बुक 1, बुक 2 और बुक 3। मैं आपको प्रिंसिपली बुक 2 पढ़ाऊंगा और इसके अलावा फाइनल अकाउंट्स का एक टॉपिक हम आपके साथ बेस बिल्डिंग के लिए स्टार्ट करेंगे। तो हम अपने पास जो आज स्टार्ट करेंगे वो एक बेस बिल्डिंग का टॉपिक है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी बातों के साथ एक बेसिक आइडिया लग चुका होगा कि हमारी क्लासेस में आपको क्या मिलेगा। और अब मैं देख रहा हूं मेरे पास बहुत सारे बच्चे, अभिषेक, करीना, रोहित, सोहन अच्छा, और इधर से YouTube पर भी आ गए हैं बहुत सारे बच्चे, बेधक सिंह, इन्हा, तन्मय, मेलविन। अच्छा, क्या है ना, कई बार क्या नाम थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। बहुत सारे बच्चों के नाम है तो मैं भी उन नामों को सबको एक्सप्रेस नहीं करा, लेकिन मैंने मैसेज पढ़ लिए। उनमें से ज्यादातर बच्चे जो बेसिकली बता रहे हैं वो तो गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। और तन्मय ने कहा है बस नाम में ही एडवांस है, अंदर सब बच्चों वाला। बिल्कुल ठीक कहा, मैंने कहा ना नाम में ही एडवांस है, बाकी कुछ नहीं है। कोर्स लंबा है और कुछ नहीं है इसके अंदर। और भी मेरे पास स्टूडेंट्स YouTube वाले भी गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। चलिए, तो हम अपने पास आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप किसी भी टॉपिक के अंदर अप्लाई करेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही बनाने पड़ेंगे। कोई भी एएस अप्लाई करोगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर उसकी अकाउंटिंग कैसे प्रेजेंट की जाती है, कैसे रिकॉग्नाइज की जाती है, वहीं पर आपको डिस्कस करना है। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इर्द गिर्द ही सारे एएस घूम रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इर्द गिर्द ही आपके पास बाकी के टॉपिक्स भी घूम रहे हैं। तो हम अपने पास सबसे पहले अपना बेस जो बनाएंगे वो इसी टॉपिक से बनाएंगे। पहला मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइएगा। भगवान ने आपको धरती पर भेजा है, कोई तो कारण होगा, धरती पर कुछ ना कुछ चीज की कमी रही होगी जो आपको भेजा है। क्या कारण रहा होगा, आप मुझे बताइए। कि आपको क्या लगता है, प्रभु जी ने आपको धरती पर भेजा है, आपका अवतार हुआ है, आप अवतरित हुए हैं, क्या क्या कारण है, किस कारण से आपका अवतार हुआ है, थोड़ा सा मुझे बताइए जरा इसके अंदर। मैं ये इसलिए जानना चाहता हूं ताकि मैं आपको बेहतर समझा सकूं आपका जन्म किस लिए हुआ है और आपको भी पता चल सके। माधव ने कहा है सर मैं अकाउंट्स का डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुआ हूं। बहुत अच्छी बात है। अकाउंट्स के डॉक्टर बनना चाह रहे हैं बच्चे। हिमांशी पूछ रहे हैं जो डेमो क्लासेस में होगा क्या वो रेगुलर क्लासेस में दोबारा भी होगा? नहीं नहीं, यहीं पर होगा। वो डेमो क्लासेस आर नॉट डेमो क्लासेस, दे आर रेगुलर क्लासेस। ओके, यानी कि इसमें कर लिया तो बाद में आपके पास वो नहीं है, बट ऑफ कोर्स उसका बैकअप वहां पर भी अवेलेबल है कि आपने ये यहां नहीं किया तो बाद में कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा, एक बच्चे ने कहा है कि फाइनल अकाउंट्स 12th क्लास जैसा ही है। देखो मेरे बच्चे, अगर सब कुछ 12th क्लास जैसा ही होता तो बड़ी दिक्कत हो जाती ना, फिर आप मुझे पैसे क्यों दे रहे होते हैं? और आप सबसे ज्यादा पैसे हमें दे रहे हैं। बाजार में तो ऐसे ऐसे टीचर हैं जो आपको फ्री में भी चीजें दे रहे हैं, और हम आपसे इतने ज्यादा पैसे ले रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं कि हम इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं कि आप हमारे से जीरो से हीरो बनेंगे। ठीक है, तो आप इसको 12th क्लास से कंपेयर ना करें। 12th क्लास जैसे कुछ नाम है नहीं वो। तो बच्चों ने कुछ भेजे आंसर। उन्होंने कहा मेरा जन्म हुआ है सीए बनने के लिए। मतलब सीए बनने के बाद फिर क्या, ऐसे थोड़ा ना हो सकता है। और एक बच्चे ने कहा है कि मैं तो जीने के लिए पैदा हुआ हूं। ओके, मेरे पास बहुत सारे फनी फनी भी बच्चों ने आंसर देने। एक कह रहा है मेरी तो शादी करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। इससे पता चलता है कि दाढ़ी मूछें तो तुम्हारी आ गई हैं, पर अकल नहीं आई है। समझ रहे हैं ना? अगर आपके माता पिता पास में ही हो तो अपना ऑडियो है वो बंद कर देना, वरना सुबह सुबह आपको डांट पड़ रही है, उन्हें सुनाई पड़ेगा तो बुरा लगेगा। ठीक है। आपका जन्म जो हुआ वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस के लिए हुआ है। चाहे जॉब में प्रैक्टिस करो, चाहे आप टीचिंग करो, चाहे आप एनालिसिस करो, चाहे आप टैक्स की प्रैक्टिस करो, रहना आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के घेरे में ही है। किन के लिए बना रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, किन लोगों के लिए बना रहे हो? थोड़ा सा मुझे बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो किन लोगों के लिए बनाने वाले हो? हाँ बिल्कुल ठीक करीना। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है मेरे पेरेंट्स ने तो सुन भी लिया। अच्छा, और मुझे फटाफट से बताओ जरा। यशु ने कहा हम फाइनल अकाउंट्स कंपनीज के लिए बनाते हैं। क्या बढ़िया आंसर आया। सबसे पहला ही आंसर जो आया है वो गलत आया है। उन्होंने कहा है कि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, मैंने पूछा किन के लिए बनाते हैं, किन के लिए बनाते हैं, तो जवाब आया कंपनीज के लिए। यानी हम कंपनीज के लिए बनाते हैं। गलत जवाब। आप कंपनीज के लिए नहीं, कंपनी के बनाते हो, कंपनीज के लिए नहीं बनाते हो। इसका मतलब हमें ना ये चीज बड़ी क्लियर पता होनी चाहिए, हम जो बना रहे हैं वो किसके लिए काम कर रहे हैं। बेटा, अगर हमें अपने ग्राहक के बारे में पता होगा तो हम बेहतर माल दे पाएंगे उसको। तो तुम्हारे को पता होना चाहिए ना फाइनल अकाउंट किसके लिए बना रहे हो, ताकि जब भी मेरा कोई कॉन्सेप्ट आएगा
तो मैं बोलूंगा हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि जिनके लिए हम बना रहे हैं उनको ये इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या आप मेरी बात पकड़ रहे हैं क्या? अगर मेरा कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं बोलूंगा बेटा हम इसको इस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं, तो आप बोलेंगे सर इस प्रकार से क्यों प्रेजेंट करते हैं? तो जवाब होगा हम जिनके लिए काम कर रहे हैं उनको यही चीज समझ में आती है। मेरी बात समझ में आती है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक बात कहता हूं, आपको कौन सी वाली बैलेंस शीट पसंद है? टी शेप वाली बैलेंस शीट पसंद है या वर्टिकल बैलेंस शीट पसंद है? आपको ए पसंद है या आपको बी पसंद है? भाई आप इसके अंदर इधर एसेट्स लिख दें, इधर इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिख दें, ये वाली बैलेंस शीट पसंद है, या इसी में आप पहले अपने पास इक्विटी लायबिलिटी लिखें और फिर एसेट्स लिखें, ये पसंद है? कौन सी वाली आपको पसंद है? वेरी गुड। मेरे पास बच्चों ने आंसर भेजना भी शुरू कर दिया। वो कह रहे हैं हमें तो टी शेप वाली पसंद है। हमें तो टी शेप वाली पसंद है। पर तुम्हारे लिए नहीं बन रहे ना फाइनल अकाउंट्स। जिनके लिए बन रहे हैं उनको ये नहीं समझ में आते हैं, इसलिए ये बनाया जाता है। क्या आपको लॉजिक पकड़ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो इससे क्या फर्क पड़ता है? हमें तो क्लियर हो जाता है ये एसेट्स हैं, ये लायबिलिटी है, बल्कि लिखने में भी आसानी होती है। आपको ये पसंद क्यों है? क्योंकि लिखने में आसानी है। ये डब्बा बना हुआ है एसेट्स का, ये डब्बा बना हुआ है इक्विटी एंड लायबिलिटी का। इसमें आपको आइटम्स के अंदर स्पेस की मैनेजमेंट की तकलीफ होती है। यही कारण है ना कि भाई वर्टिकल में आपको पता नहीं चलता है कि जगह कितनी कहां रखनी है। यही कारण है, और तो कोई कारण नहीं है। तो आपको ये पसंद नहीं है क्योंकि आपको बनाने में ये तकलीफ होती है। आपको ये पसंद है क्योंकि आपको बनाने में आनंद है। और आप ये फाइनल अकाउंट्स अपने लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए बना रहे हैं या किन के लिए बना रहे हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप किन के लिए बना रहे हैं? अपने लिए थोड़ी ना बना रहे हैं। आप बना रहे हैं 7 लोगों के लिए। कितने लोगों के लिए? 7 लोगों के लिए। ओ माय गॉड, हमें तो पता ही नहीं था। हम 7 लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और मजे की बात है उन 7 लोगों में कंपनी नहीं है। उन 7 लोगों में कंपनी नहीं है। ओ माय गॉड, ये बताओ तुम्हारे स्कूल की रिपोर्ट कार्ड किसके लिए बनाई जाती थी? फटाफट से बताओ। तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड जो आती थी, जिसके बाद तुम्हें हमेशा पिटाई होती थी, 2-4 दिन खाना भी नहीं मिलता था, वो रिपोर्ट कार्ड तुम्हारे लिए बनाई जाती थी या तुम्हारे माता पिता के लिए बनाई जाती थी? किसके लिए बनाई जाती थी? सर हम तो कहते थे रिपोर्ट कार्ड बननी ही नहीं चाहिए। यही बात है ना, तुमको लगता था रिपोर्ट कार्ड तो बननी ही नहीं चाहिए। सारी समस्या इससे पैदा होती है। कई बार तो रिपोर्ट कार्ड बनने के बाद कई कई दिनों तक आप घर में ही नहीं देते थे उनको, कहते थे छोड़ो क्या करें देकर इनको। बात समझ में आ रही है? वैसे ही ये कंपनी के स्टेटमेंट्स हैं, पर कंपनी के लिए नहीं बनाई है, 7 लोगों के लिए बनाई है। तो अब आपके मन में एक उत्सुकता मैंने पैदा कर दी है। बताओ तुम्हारे मन में उत्सुकता क्या आ गई है? वो 7 लकी लोग कौन हैं? वो 7 लकी गाय कौन हैं जिनके लिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बननी है? और मजे की बात है वो 7 लोगों के लिए ही तुम ये पढ़ाई कर रहे हो। ओ माय गॉड, वो 7 लोगों के लिए ही तुम काम कर रहे हो। आपको एक बात बताऊं, बातों ही बातों में कॉन्सेप्ट डाल दिया। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट डाल दिया कि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बना रहे हैं, किन लोगों के लिए बना रहे हैं। ओके, इससे आपका बेस क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब आपको, और ना फिर सस्पेंस भी साथ में बन रहा है। आप देख रहे हैं ना, देख रहा है ना विनोद, साथ में सस्पेंस बन गया यार, ये 7 में लकी कौन कौन है। तो इससे आपका ऑटोमेटिकली जो एक इंटरेस्ट और क्रेज है बनेगा, और आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा। हमारी क्लास में ही आपको सब रटा जाएगा। एक बच्चा बार बार कह रहा है कि उन 7 में चार्टर्ड अकाउंटेंट तो पक्का है। पहली बात तो ये बताओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई अलग धरती पे रहते हैं?
वो एक क्वालिफिकेशन है भाई, किसी ने क्वालिफाई कर लिया है, बात खत्म। इसका मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई अलग अवतरित होने वाली चीज थोड़ी ना है। 7 लोगों की बात चल रही है तो उन 7 लोगों को हम समझते हैं कौन कौन से 7 लोग हैं, ठीक है। मेरे पास बड़े सारे बच्चों ने आंसर भेजने शुरू कर दिए। शेयर होल्डर्स के लिए भी लिख रहा है एक बच्चा, गवर्नमेंट के लिए भी लिख रहा है, इधर से यूट्यूब पर भी बच्चे एम्प्लॉय लिख रहे हैं, इन्वेस्टर लिख रहे हैं, बिल्कुल अच्छी। वो 7 लोग कौन हैं? वो 7 लोगों को भी मैंने 3 भागों में डाल दिया, आसान हो जाएगा ना। उन 7 लोगों को भी मैंने 3 भागों में बांट दिया। एक वो जो कुछ इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसा लगाते हैं, जो पसीना लगाते हैं, जो पैसा लगाते हैं या पसीना लगाते हैं। सर वो कौन है? वो हमारे इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं या कैपिटल इन्वेस्टर्स हैं, तो उनको हम अपने पास इक्विटी और प्रेफरेंस के इन्वेस्टर्स बोलते हैं। क्या इन्होंने पैसा लगाया? फटाफट से बताओ, क्या इन्होंने पैसा लगा दिया? इन्होंने पैसा लगा दिया। और किसने पैसा लगाया? और किसने पैसा लगाया? हम इनके लिए काम कर रहे हैं। जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया उनको बताना है। अच्छा, अब क्या जिन्होंने पैसा लगाया वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसलिए डोंट से कि सर हम सीए के लिए काम कर रहे हैं। सीए तो एक क्वालिफिकेशन है, ठीक है ना। अब आप बोलो जिसकी मूछें उसके लिए काम कर रहे हैं, जिसकी मूछें नहीं, ऐसे थोड़ा ना होता है। किसी के पास मूछें हैं, किसी के पास नहीं है। वैसे ही किसी के पास सीए की डिग्री है, किसी के पास नहीं है। उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ओके। अच्छा, और कौन पैसा लगाते हैं? क्या डिबेंचर वाले भी पैसा लगाते हैं? फटाफट से बताओ। डिबेंचर या डेट वाले भी पैसा लगाते हैं? फटाफट से बताओ, क्या डिबेंचर या डेट वाले भी पैसा लगाते हैं? हाँ, उनका भी पैसा लगा हुआ है। उनका पैसा भी लगा है और उन्हें मालूम है कि कभी पैसा डूब भी सकता है, तो उनका दिल क्या कर रहा है? दुख 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 दुख। उनके पैसे डूब भी सकता है, साथ में उन्हें प्रॉफिट तो मिलना नहीं, बेचारों को भी आज ही मिलना है पैसा, साथ में डर भी है। एक और भी आदमी है जिसने पैसा नहीं लगाया है पर पसीना लगाया है। पैसे और पसीने में बड़ा ज्यादा आपस में संबंध है। पैसा और पसीना दोनों एक जैसे ही हैं। पसीने की वजह से भी पैसा आता है और पैसे की वजह से भी पसीना आता है, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा हूं, और कौन है पसीना लगाने वाले? एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज कंपनी में पैसा लगाते हैं या पसीना? वो हार्डवर्क करते हैं, ठीक है ना। वो हार्डवर्क करते हैं। इसका मतलब उनके हार्डवर्क में उनको भी तो पता चलना चाहिए कंपनी कैसे काम कर रही है। इसका मतलब ये हमारे पास हो गया। एक बच्चा कह रहा है ओनर्स कहां गए? ओनर आ गए ना, जिन्होंने इक्विटी वाले हैं, यही तो ओनर्स हैं कंपनी के, ठीक है। अनुश्री, जो हमारे ओनर्स हैं वो भी इसमें आ गए। एक बच्चे ने कहा बैंक से लोन लिया, तो वो भी आ गया। डेट वर्ड बोला ना, डेट का मतलब क्या है? डेट का मतलब है कंपनी ने जो लोन उठा रखे हैं, चाहे डिबेंचर से उठा रखे हैं, चाहे बैंकों से उठा रखे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके। अच्छा, इसके अलावा 2 लोगों से कंपनी बार बार लेन देन करती रहती है, उनको भी कंपनी के बारे में पूरा पता होना चाहिए। किन लोगों से लेन देन करती रहती है? एक तो कस्टमर्स और एक सप्लायर्स। इन 2 लोगों से कंपनी लगातार लेन देन करती है। थोड़ा सा ये कट रहा है तो मैं इधर कर दूं, कस्टमर्स और सप्लायर्स। अब ठीक है, इसका मतलब ये वो 2 लोग हैं जो हमारे ग्राहक हैं या हमारे सप्लायर हैं। इन्हें भी बड़ा बड़ा है। अभी बीच में शादी हुई, एक बहुत ही बढ़िया शादी हुई। अंबानी परिवार में एक शादी हुई, आप सबने भी उनकी रीलें देखी होंगी, अपना समय का भी पास किया होगा। मुझे ये बताइए, जब वो शादी हो ही रही थी तो अंबानी जी का खर्चा कुछ ज्यादा हो गया, तो उन्होंने एक फैसला किया। उन्होंने कहा जियो के जो चार्जेस हैं वो 20% बढ़ रहे हैं। शादी के दौरान ही उन्होंने फैसला कर लिया कि जो जियो के चार्जेस हैं वो 20% बढ़ रहे हैं। क्या आप सबको फर्क पड़ा कि नहीं फर्क पड़ा? हाँ सर, बहुत फर्क पड़ा।
कंपनी कैसा कर रही है, कैसा नहीं कर रही है। क्या कस्टमर्स को भी इसकी चिंता होती है? बिल्कुल होती है। सप्लायर्स को भी चिंता होती है, उन्हें भी चिंता होती है। आप इनके लिए भी काम कर रहे हैं। जो बैलेंस शीट बन रही है वो किन के लिए बन रही है? वो इनके लिए भी बन रही है। तो कितने लोग हो गए फटाफट से बताओ? 1 2 3 4 और 5। कितने लोग हो गए? 5। अभी भी 2 लोग हमारे पास और आएंगे। वो 2 लोग कौन कौन हैं? एक तो हमारे मोदी जी पीछे रह ही नहीं सकते। इसका मतलब उनके लिए, गवर्नमेंट के लिए भी तो बन रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उन्होंने ऑडिट करना है, उन्होंने टैक्स लेना है, तो उनको भी तो चाहिए। यानी यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट अल्टीमेटली गवर्नमेंट भी यूज करेगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यही भारत सरकार भी यूज करेगी। तो ये गवर्नमेंट के लिए भी हो गया। और एक लास्ट में आ गया कौन? ये पब्लिक है, ये सब जानती है। पब्लिक है, टेन टेन टेन, ये पब्लिक है, ये सब जानती। तो इसका मतलब पब्लिक भी एक व्यक्ति है। तो मुझे ये बताओ, आप किन के लिए कोई काम कर रहे होते हैं? आप इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मुझे बताओ, जब आप बैलेंस शीट को एसेट, इक्विटी, लायबिलिटी रखते हो, तो आप बोलते हो सारे डेबिट की आइटम्स यहां आएंगी, सारी क्रेडिट की आइटम्स यहां आएंगी। क्या इन लोगों को डेबिट क्रेडिट के बारे में पता है क्या? क्या इन लोगों को डेबिट, तुम्हें पता है? तुम्हें लगता है ये बड़ा आसान है, डेबिट वाले इधर, क्रेडिट वाले इधर। पर तुम्हारे लिए नहीं बन रही ना। किसके लिए बन रही है? जिनके लिए बन रही है उनको नहीं पता है कि डेबिट और क्रेडिट क्या है। इसलिए हम उनको बोलते हैं कि भाई तुम्हारे लिए सोर्सेस क्या हैं और उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। हम उनके लिए उनके सोर्सेज और एप्लीकेशन दिखाते हैं। और आजकल उन एप्लीकेशंस को हम क्या बोलते हैं? एसेट्स। कि भाई ये हमारी एप्लीकेशंस है और ये हमारे सोर्सेज हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसको हम इक्विटी एंड लायबिलिटी बोलना शुरू कर देते हैं। तो बात समझे? हम अपने पास इन 7 लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो आपकी मैंने एक बात आपके दिमाग में डालनी थी, वो आपके बात दिमाग में चली गई कि नहीं चली गई? आप मुझे पक्का बताना। यशु कह रहे हैं सर आरबीआई को नहीं चाहिए। आरबीआई कौन है? भारत सरकार। आ गया उसके अंदर, ठीक है ना। मैंने मोदी जी का नाम लिया, उसमें केवल मोदी जी नहीं है। मोदी जी का मतलब सिर्फ एक सांकेतिक तरीके से बताई गई बात है। मोदी जी का यहां मतलब भारत सरकार से ही है। और भारत सरकार का मतलब केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, इसमें ऑल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आ गई। सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ गई, स्टेट गवर्नमेंट भी आ गई, लोकल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटी गवर्नमेंट, वो भी सब आ गई, पंचायत तक, ठीक है। उन सब की चीजें आ गई। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम इनके लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे यह बताओ, जब भी मैं आपको एक बात कहूंगा कि ऐसे नहीं ऐसे प्रेजेंट करना है, तो उसका कारण क्या होगा? मैं कहूंगा बेटा बैलेंस शीट में या पी&एल में ऐसे नहीं दिखाना, ऐसे दिखाना है। तो आप कहोगे यार ये बड़ा बेकार की बात कर रहे हैं, ऐसे तो हमें आता ही था। कह रहे ऐसे नहीं दिखाना, ऐसे दिखाना है। क्योंकि जैसे तुम्हें आता है वैसे दुनिया को नहीं आता है। तुमने तो 11th क्लास लगाई, 12th क्लास लगाई, बड़े सारे बच्चे डायरेक्ट एंट्री से हैं, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी की क्लासेस भी लगा डाली। तो तुम्हें तो सब कुछ पता है, लेकिन नहीं पता है सप्लायर को, नहीं पता है पब्लिक को, नहीं पता है गवर्नमेंट को। इसलिए उनके लिए जब प्रेजेंटेशन की जाती है तो इस प्रकार से की जाती है कि उनको समझ में आ सके। इसी से हम अपनी अगली चर्चा को शुरू कर रहे हैं। और मेरा टॉपिक अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, लेकिन मैं कुछ बेस की बातें कर रहा हूं, मैं सिर्फ ब्रिज बना रहा हूं और कुछ नहीं है। अब आप सारे के सारे बच्चे बताओ, एक बात आपके दिमाग में मैंने डाल दी, हम किसके लिए काम कर रहे हैं? 7 लोगों के लिए। सर ये कुछ लिखना भी है क्या? कुछ नहीं लिखना है, सब कुछ आपके नोट्स में लिखा मिलेगा। ओके, आपको कुछ नहीं लिखना है, सब कुछ मिल जाएगा। अब मैं आपसे अगली बात कर रहा हूं कि सर एक बात तो आपकी समझ में आ गई कि इन 7 लोगों की जो समझ में आए वैसे काम करना है। अगला सवाल नहीं आपके दिमाग में आ गया, इन 7 लोगों को क्या समझ में आता होगा?
भाई ये तो मैंने सिद्ध कर दिया कि ये तरीका उनकी समझ में नहीं आता होगा, इसलिए हम ऐसे नहीं करेंगे। तो आपका अगला सवाल आ जाता है कि सर ये नहीं आता होगा का मतलब ये कि उन्हें क्या समझ में आता होगा, ये आता होगा या कुछ और आता होगा। सारे बच्चे भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु, बोलो मेरे साथ साथ, बोलो हे प्रभु, हमें ये कैसे पता चले कि इन 7 लोगों को क्या समझ में आता है। इसके लिए हमको पार्लियामेंट जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? पार्लियामेंट जाना पड़ेगा। पार्लियामेंट कानून बनाती है। उन कानूनों में ही एक कानून बनाया गया है, कंपनीज एक्ट 2013। क्या बनाया गया है? कंपनीज एक्ट 2013। उस कंपनीज एक्ट के बाद में क्या बने हुए हैं? शेड्यूल्स। कुछ नहीं, शेड्यूल्स वैसे हैं जैसे अनेक्शर्स होते हैं, किसी किताब के पीछे लगे हुए अनेक्शर, एडिशनल नोट्स। उन्हीं अनेक्शर्स में, उन्हीं शेड्यूल्स में एक शेड्यूल जब पढ़ते हैं तो उस शेड्यूल का नाम है शेड्यूल नंबर 3। ठीक है, ऐसे हमारे पास शेड्यूल्स हैं। तो हम उन शेड्यूल्स में से, ये आपको अमित पोपली सर बताएंगे बाद में कि वो कौन कौन से शेड्यूल हैं। वैसे तो मुझे मालूम नहीं अमित पोपली सर सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, पर मैं एक काम करता हूं, क्या मैं अमित पोपली सर से पूछूं कि सर बताओ, अब वो फोन उठाते हैं कि नहीं उठाते मुझे नहीं पता है, उनसे पूछते हैं सर शेड्यूल्स कितने हैं, बताओ जरा शेड्यूल्स कितने हैं। तो मैंने सीधा स्पीकर पे ले लिया है फोन को, मुझे पता नहीं बाद में मुझे गालियां ना दे। और कोई बड़ी बात नहीं, वो फोन उठाए ही ना, वो सो रहे हो और हो सकता है फोन उठाए ही नहीं। Your call has been forwarded to voicemail. The person you are trying to reach is not available. देख रहा है ना विनोद? नमस्ते सर। अरे अरे वो अच्छा मिल गए अमित पोपली सर। अभी तो आपकी कॉल वॉइस मेल में चली गई थी। ओह नहीं, पता नहीं मुझे, मैं वो दूर पड़ा था थोड़ा। अच्छा, मैंने आपको इसलिए कॉल किया है क्योंकि हमने आपसे एक्सपर्ट राय लेनी है। इस समय आप लाइव क्लास के अंदर हैं और बच्चे भी आपको सुन रहे हैं। पहले बच्चों को गुड मॉर्निंग कह दो। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सर? अच्छा ये बताओ सर, ये कंपनीज एक्ट जो था किस साल में आया था? 2013। कंपनीज एक्ट 2013, मगर इम्प्लीमेंट हुआ था 2014 से। अच्छा, इम्प्लीमेंट की बात छोड़ो, मतलब पार्लियामेंट में 2013 में बन गया था। और दूसरी बात मुझे ये बताओ कि इसमें शेड्यूल्स भी लगे हुए हैं क्या कोई? हाँ जी, इसमें शेड्यूल्स भी हैं सर। वेरी गुड। डेप्रिसिएशन का शेड्यूल 2 है। हाँ। फिर एक शेड्यूल 3 है जिसमें फॉर्मेट दिया हुआ है जिसके अनुसार बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस बनते हैं। ओह माय गॉड, यही तो मैं बच्चों को बताने जा रहा था, शेड्यूल 3। अच्छा, ऐसे कितने शेड्यूल्स हैं टोटल? तो टोटल मिला के इसमें 5 शेड्यूल्स हैं। अच्छा, तो मतलब 5 शेड्यूल्स। और वैसे टोटल कंपनीज एक्ट में सेक्शंस कितने हैं? 470 सेक्शन है सर। ओ माय गॉड, तो मेरे बच्चों इतनी मोटी किताब है 470 सेक्शन की, उसमें 5 शेड्यूल हैं। उसमें से एक शेड्यूल किसका है? वो शेड्यूल है कंपनीज एक्ट ने हमको शेड्यूल 3 दे रखा है, जो हमें क्या बताता है? जो हमें फॉर्मेट बताता है। किसका फॉर्मेट बताता है? बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनने चाहिए और नोट्स कौन से बनने चाहिए, और उसका बेसिक पर्पस क्या है? उसका पर्पस है इन 7 लोगों को क्या समझ में आता होगा, उनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। नमस्ते सर, बाद में बात करते हैं, ठीक है, थैंक यू। तो मैंने आपसे कहा, इसका मतलब यह कि इन 7 लोगों को जो समझ में आता होगा उसका शेड्यूल किसने दिया हुआ है? फटाफट से बताओ, उसका शेड्यूल किसने दिया हुआ है? उसका शेड्यूल दिया हुआ है, यानी फॉर्मेट ये होना चाहिए कि ये होना चाहिए, या ये 7 लोगों को क्या समझ में आता होगा, ये दिया हुआ है शेड्यूल नंबर 3 में। ये शेड्यूल 3 किसका है? ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 है। अब आप कहेंगे सर इस शेड्यूल वाले को कैसे पता कि भाई पब्लिक को यही समझ में आएगा, इन 7 लोगों को यह समझ में आएगा, इन्हें क्या पता? यही पार्लियामेंट का काम होता है। जो चुने हुए लोग हैं, जब वो कानून बनाते हैं तो उनकी उस समय की जो बुद्धि है उसके हिसाब से उन्होंने जो दिया वो वैसे बन जाता है। सर क्या ये बदलता भी रहता है? द आंसर इज यस।
2013 के बाद भी शेड्यूल थर्ड के अंदर कई बार बदलाव आ चुके हैं। इसका मतलब क्या ये अपडेट होता रहता है? द आंसर इज यस। क्यों बदलता रहता है? फटाफट से बताओ, क्यों बदलता रहता है? जवाब आपको मैं पहले दे चुका हूं। क्यों बदलता रहता है? 2013 में जो कहा गया था कि यह फॉर्मेट उन 7 लोगों को समझ में आता होगा, बाद में यह बदल दिया गया। 2021 और 2022 के अंदर यह बदल दिया गया। उन्होंने कहा कि इसका यह फॉर्मेट होना चाहिए या यह तरीका होना चाहिए, क्योंकि कुछ और प्रेरणा आई होगी उनको लगा होगा कि नहीं, इससे भी बेहतर ये हो सकता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे? तो मुझे ये बताओ विनोद, जो अब तुम पढ़ोगे, क्या ये हमेशा यही रहेगा, यही सर्वोत्तम तरीका है, या ये भी कल को बदल सकता है? जो आप हमसे पढ़ोगे ये भी कल को बदल सकता है। बदलने का कारण क्या होगा? बदलने का कारण क्या होगा? कारण तो पहले ही बता दिया। इन 7 लोगों को क्या बेहतर समझ में आ सकता है, उसके हिसाब से अमेंडमेंट्स आ जाती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? तो हम आपको एक बेस बता दिया कि लॉ में क्यों आया, लॉ के पीछे का कारण क्या है, क्यों उसमें अमेंडमेंट आती है, पहले पुराने में क्या था और अब नए में क्या है। आगे चलते हैं। शेड्यूल 3 के अंदर भी 3 भाग हैं, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3। शेड्यूल 3 के भी कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। पहला भाग कौन सा है? पहला भाग है उन कंपनीज के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करती हैं। दूसरा भाग उनके लिए है, किन कंपनियों के लिए? जो इंड एस अप्लाई करती हैं। तीसरा भाग किन के लिए है? जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं। अब मुझे फटाफट से बताओ, आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो, आपके कोर्स में एएस है कि इंड एस है? एनबीएफसी तो खैर बिल्कुल नहीं है। आपके कोर्स में क्या है? आपके कोर्स में एनबीएफसी भी नहीं है, आपके कोर्स में इंड एस भी नहीं है। आपके कोर्स में क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब आप ये वाला फॉर्मेट पढ़ेंगे। तो शेड्यूल 3 में भी आप जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? डिवीजन 1 पढ़ेंगे। डिवीजन 1 आपको पढ़ना है। तो जो कंपनियां भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई करती हैं, उनका फॉर्मेट आपको दिया गया है इस जगह पर। ये वाले भी 2 फॉर्मेट्स हैं, बट ये फॉर्मेट्स जो हैं ये सीए फाइनल में पढ़ोगे और ये सीए बनने के बाद पढ़ोगे। सर हमें तो यही नहीं पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है और इंड एस क्या होता है। मेरे बच्चे, मैं जब तुमको आगे लेके चलूंगा तो मैं कुछ ना कुछ हमेशा नए टर्म बोलता रहूंगा, तो तुम्हें हमेशा नए टर्म में देख के लगेगा अरे अरे वो क्या बोल दिया, अरे अरे वो क्या बोल दिया। तो ध्यान रखना, हमारे वो भी पॉइंट्स नहीं है। एक जगह पर ऐसी चर्चा करेंगे जहां पर हम आपको एएस और इंड एस में अंतर बताएंगे। इसका मतलब अभी फॉर द टाइम बिंग आगे चलिए, और हम जब पहुंचेंगे उस जगह पर तो आपको एएस और इंड एस का अंतर भी बताया जाएगा। ओके और एएस और इंड एस में कुछ अलग अलग होता है। हाँ, उनके अंदर कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ कुछ मेजर डिफरेंसेस भी हैं, कुछ कुछ माइनर डिफरेंसेस भी हैं, जिस वजह से बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कुछ आइटम्स को बदल दिया जाता है, ऐसे नहीं ऐसे, इसलिए उनके डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। तो मैं आपके साथ जो फॉर्मेट पढ़ूंगा शेड्यूल 3 का डिवीजन 1 पढ़ूंगा। आई होप आपको इससे टॉपिक की स्टार्टिंग मिल गई है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इसी डिवीजन 1 के ऊपर एक गाइडेंस नोट निकाल दिया। ध्यान दो, शेड्यूल 3 किसने बनाया हुआ है? वो हमारे पास बना कंपनीज एक्ट के साथ। तो कंपनीज एक्ट के साथ जब बना तो वो तो बन गया, लेकिन उसको समझाने के लिए कौन आ गया? उसको समझाने के लिए आ गया हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसने एक गाइडेंस नोट निकाल दिया। सर आप हमें दिखाओ ना कैसा। वो हमारे पास इन नोट्स के अंदर आपको मिलेगा। ये देखें, ये गाइडेंस नोट जनवरी 2022 में
ये गाइडेंस नोट आपके पास इंस्टीट्यूट ने अमेंड किया था, तो ये वो वाला गाइडेंस नोट है जनवरी 2022 का। हम अपने पास यही गाइडेंस नोट को पढ़ेंगे। ये गाइडेंस नोट बेसिकली अमेंड हुआ था जनवरी 22 में, इसके बाद अमेंड नहीं हुआ है, हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। और यही आपके पास आपके एग्जाम में 10 नंबर का सवाल ला सकता है। यहां से आपका एक चैप्टर की शुरुआत हो रही है। क्या आपको पता चल गया? आपका चैप्टर की शुरुआत यहां हुई है। मैंने आपको यहां पर नोट्स दे दिया आकर के कि भाई ये है जो आपने पढ़ना है। और हमने कहा ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बताओ इसका फॉर्मेट कौन सा होगा? इसका फॉर्मेट कौन सा होगा? कौन से रंग के पेन से लिखूं? मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही है। इस वाले पेन से लिखते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं इनका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट कौन सा है? वो फॉर्मेट दिया गया है शेड्यूल 3, डिवीजन कौन सी है? डिवीजन 1 में दिया गया है। और हमारे पास इसके ऊपर कुछ कनेक्टेड मुद्दे भी आएंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे आपके पास। यहां पर ये लिखा हुआ है जो ये फॉर्मेट है डिवीजन 1 का है, और डिवीजन 1 हम आपका एएस का है, डिवीजन 2 हमारा इंड एएस का है, डिवीजन 3 हमारे पास एनबीएफसी का है, और ये हमारे कोर्स में नहीं है। तो हमारे कोर्स में जो है वो क्या है? हमारे कोर्स में है केवल और केवल डिवीजन 1, और हमारे कोर्स में इसमें कुछ नहीं है। डिवीजन 1 में क्या क्या दिया हुआ है? इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट दिया हुआ है और साथ में उसके नोट्स दिए गए हैं। इसके अलावा बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया गया है और उसके नोट्स दिए गए हैं, और कुछ जनरल पॉइंट्स हैं। तो हम डिवीजन 1 में क्या क्या पढ़ेंगे? हम बैलेंस शीट को भी पढ़ेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस को भी पढ़ेंगे, और हम कुछ जनरल बातें भी करेंगे। तो ये हमारे पास अल्टीमेटली सब चीजें इसके अंदर आती हैं। और उसमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं पहले, वो क्या स्टार्ट कर रहे हैं? हम आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपके साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कैसा P&L अकाउंट होना चाहिए, ये हम आपके साथ बातें करेंगे। क्या आपको मेरी बात कुछ कुछ अब समझ में आ रही है? क्या आपको आइडिया लग रहा है कि हम किस प्रकार से बिल्कुल धीरे 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 से बातों को एक बच्चा पूछ रहा है यूट्यूब से, कह रहा है सर एनबीएफसी का कोई एग्जाम्पल दे दीजिए। बजाज फाइनेंस, दिन में कितनी बार फोन आता है भाई आपको बजाज फाइनेंस से? जो बजाज फाइनेंस है वो आपका एक एनबीएफसी है, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी मतलब जो बैंक नहीं है पर फाइनेंस का काम कर रहे हैं, जैसे बजाज फाइनेंस। ओके, तो वो बैंक नहीं है पर फाइनेंस का काम कर रहा है, तो उसके एनबीएफसी बोलते हैं। अच्छा, वैसे इसमें कुछ काम की बात नहीं थी। अगर इसमें कुछ काम की बात हो तो इसका भी प्रिंट आउट लिया जा सकता है। नेकपाल, जरा बच्चों को बताओ प्रिंट आउट कैसे लेते हैं। नेकपाल, अगर इतना टाइम लगेगा तो कैसे बात बनेगी भाई? अब ना प्रिंट आउट ले रहे हैं बोर्ड का। ठीक है, हो गया बस। इसका अब ना जो प्रिंट आउट है ये भी आपको इसकी कॉपी मिल जाएगी। ठीक है, इसकी कॉपी कैसे मिलेगी? वो एलएमएस पर एक्सेसिबल होती है, यानी एलएमएस पर जाकर आप इसका एक्सेस कर सकते हैं। आकाश कह रहे हैं नेकपाल कौन है? नेकपाल हमारा कैमरा संभालते हैं, लेकिन हमने अभी रिसेंटली अपना कैमरा ऑटोमेट कर दिया है। इसका मतलब अब हमारा कैमरा जो है ना, मैं देखो आपको जादू करके दिखाऊं, मैं जैसे ही उधर जाऊंगा तो कैमरा मुझे वहां पर आकर पकड़ लेगा। ठीक है, जैसे मैं यहां पर आया, ये देखो, और कैमरा मुझे यहां पर अपने आप पकड़ लेगा। ये जो हो रहा है ना, ये ऑटोमेटिक काम है। अब मैं उठूंगा और मैं इधर जाऊंगा तो कैमरा मुझे यहां आकर पकड़ लेगा। देखना हो गएगा, अच्छा शर्मा जी इधर आ गए हैं। अब मैं इधर आकर खड़ा हो जाऊंगा तो ये मुझे आकर फिर पकड़ लेगा, कहेगा अच्छा शर्मा जी कहाँ गए, ये खड़े हैं। ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। ठीक है, तो पहले ये काम नेकपाल करता था, अब नेकपाल को हमने कहा तुम कैमरे पर नहीं खड़े होगे, तुम बाहर खड़े होगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करें। अपने पास सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
किसकी इनकम के बारे में बात करें? विराट कोहली की इनकम के बारे में बात करें, या हम अमिताभ बच्चन की इनकम के बारे में बात करें? तुम्हारे रोल मॉडल्स में आजकल विराट कोहली है कि नहीं मुझे पता नहीं, महेंद्र सिंह धोनी है कि नहीं मुझे पता नहीं। हम किसके इनकम के बारे में बात करें? हाँ, आकाश कह रहा है कि सर स्टूडियो दिखा दो। अरे ये देखो क्या कह रहे हैं, आपकी इनकम के बारे में बात करते हैं, मेरी नहीं। ऐसा व्यक्ति लो ना जिसकी इनकम कुछ ज्यादा हो, समझ में आती हो। हमारी कंपनी के बारे में बात ना करें। विराट कोहली की इनकम कितनी है? विराट कोहली की इनकम कितनी है? फटाफट से बताओ। मेरे बारे में बात ना करें, अपने बारे में बात करें। विराट कोहली की इनकम कितनी है? तो हम जरा देखते हैं, आइडिया लग जाएगा इससे कि आप इनकम बता पाते हैं कि नहीं बता पाते। आकाश हाँ, भूमि कह रहे हैं सर हमारा विराट कोहली रोल मॉडल है। तो बताओ ना, मैं पूछ रहा हूं विराट कोहली की इनकम कितनी है? जो भी तुम्हारे मन में, कौन सा विराट कोहली सुन रहा है यहाँ पे, जो बोलोगे क्या दिक्कत है, और कौन सा उस पे टैक्स लग रहा है? हमने तो यही बोला ना कि इनकम बताओ। अच्छा, सुभाजीत कह रहे हैं सर 30-40 करोड़ तो इनकम होगी, और एक और बच्चे ने कहा 100 करोड़ की तो इनकम पक्का होगी। इनकम से समझते क्या हो, ये तो तुमको पता नहीं है। जवाब तुमने देने शुरू कर दिए। इनकम से तुम समझते क्या हो? क्या इनकम का मतलब प्रॉफिट है? फटाफट से मैं जानना चाहता हूं। अगर हमको बेसिक्स पता है तो बात बनेगी ना। क्या इनकम का मतलब प्रॉफिट है, कमाई है? फटाफट से बताओ। हम बोलते हैं भाई तुम्हारी इनकम कितनी है, तो इनकम का मतलब क्या प्रॉफिट होता है? क्या उसका मतलब कमाई होता है? तो जवाब है नहीं। इनकम वर्ड में तो नाम से ही पता चल रहा है, इनकम मतलब जो भीतर आया। इसमें खर्चे घटे हुए हैं कि नहीं घटे हुए? फटाफट से बताओ। इसमें खर्चे घटे हुए हैं कि नहीं घटे हुए? इसमें खर्चे नहीं घटे हुए। खर्चे घटेंगे तो जाकर प्रॉफिट निकलेगा। तो जब मैं बोलता हूं इनकम बताओ, तो आप में से बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट्स। इनकम, अपना ना दिमाग बिल्कुल क्लियर कर दो। इनकम, इनकम जो भीतर आ रहा है उसकी बात चल रही है, ये प्रॉफिट नहीं है। इसका मतलब ये आपका जो रेवेन्यू है, ये वो रेवेन्यू है। इनकम को ही रेवेन्यू भी बोलते हैं। ओके, ये पर्यायवाची है। जरा बताओ तुम्हारे पर्यायवाची क्या है? तुम्हारे को तुम्हारे नाम के अलावा कैसे कैसे बुलाया जाता है? वही तुम्हारे को नालायक भी बुलाया जाता है, तुम्हारे को स्कूल के अंदर तो पीटीआई पता नहीं क्या क्या बुला लेता था, वो सब तुम्हारे पर्यायवाची हैं। वैसे ही हमारे पास इनकम और रेवेन्यू भी एक ही बात है। तो मैं जब बोलता हूं बेटा इस कंपनी का रेवेन्यू क्या है, तो यानी उस कंपनी की इनकम क्या है। ओके, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी दो भाग कर दिए गए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी दो भाग कर दिए गए हैं। पहली बात तो इसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, हम पी एंड एल अकाउंट बोल रहे हैं, अकाउंट वर्ड और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, 7 यूजर्स को क्या समझ में आता होगा? फटाफट से बताओ। पी एंड एल अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, यूजर्स को क्या समझ में आता होगा? तो यूजर्स को जो समझ में आता होगा, उन्हें अकाउंट जैसी चीजें समझ में नहीं आती होंगी। वो कहेंगे पता नहीं ये अकाउंट अकाउंट क्या है। तो ये बेसिकली स्टेटमेंट है ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके दो भाग हैं। जिसके दो भाग क्या हैं? इनकम, इनकम का मतलब जो आया, या जिसका मैंने एक ऑल्टरनेटिव नाम क्या दिया आपको? रेवेन्यू। यानी इनकम या रेवेन्यू एक ही बात है।
इसमें से क्या माइनस कर दिया जाएगा, फटाफट से बताओ, इसमें से क्या माइनस कर दिया जाएगा? इसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर दिए जाएंगे। तो जब वो एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो फिर जो निकलेगा वो क्या होगा? प्रॉफिट और लॉस। फिर हमारा जाकर प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा। इसका मतलब मेरे पास ये इनकम या रेवेन्यू, दो चीजों को हम अपने पास, ये पर्यायवाची नाम है, हम इनकम और रेवेन्यू को चाहते हैं और दूसरा हम एक्सपेंसेस को चाहते हैं। इनसे हम अपना प्रॉफिट ढूंढ सकते हैं। प्रॉफिट बोल दो या नेट प्रॉफिट बोल दो, या हम अपने पास पीबीटी, पीएटी बोल दो। आप पीएटी बोल दो, अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अभी बाद में बताएंगे पीबीटी क्या होता है। तो यानी ये एक ही बात है। इसका मतलब मैं कभी बोल दूं पीएटी, कभी बोल दूं नेट प्रॉफिट, कभी बोल दूं प्रॉफिट, तो क्या एक ही बात है? इसका मतलब एक ही बात है। मैंने कहा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या मैं बोल दूं प्रॉफिट्स, या मैं बोल दूं नेट प्रॉफिट, तो एक ही बात है। अच्छा, अब मैं आपके साथ एक और भी बात करना चाहता हूं। जब हम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाते हैं तो क्या वो जो पुराने जमाने में बनता था ट्रेडिंग अकाउंट्स, P&L अकाउंट, क्या सब कुछ आपने वैसे ही सीखा था? ट्रेडिंग अकाउंट, मैडम ने आप पर बड़ी मेहनत करी थी, बेटा यहां लिखो ओपनिंग स्टॉक, यहां लिखो परचेजेस, यहां लिखो सेल, यहां लिखो क्लोजिंग स्टॉक। क्या तुम्हें बचपन से उसके रट्टे लगवा दिए गए इतने भारी भरकम तरीके से कि तुम्हें रात को सपने में भी जब P&L आता है तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट आता है? हाँ भाई, तुमने रट्टे लगा लिए, वो 7 यूजर ने तो नहीं लगा रखे ना, उनको तो नहीं समझ, और तुम्हें ही ट्रेडिंग अकाउंट कितनी मुश्किल से समझ में आया। 2 साल तुम्हें लग गए यही समझने में ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, वो 7 यूजर को भी तो नहीं पता है। तो क्या कंपनीज एक्ट में वो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट होगा जो तुमने इतना बचपन में रट्टे लगाए थे? क्या वो होगा? नहीं है। ओ माय गॉड सर, ऐसा क्यों हो गया सर? ऐसे सर कैसे हो गया सर? हमने बचपन में इतना पढ़ा था, वो सब क्यों हो गया? अब मुझे आप बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं क्यों नहीं आपका 11th का फॉर्मेट चल रहा है यहां पर, तो जवाब आप देंगे मुझको। क्यों नहीं बनता आजकल ट्रेडिंग अकाउंट? क्यों नहीं बनाया जाता उस प्रकार का फॉर्मेट जिस प्रकार का फॉर्मेट से आपने 11वीं और 12वीं पास की थी? वो क्यों नहीं बनाया जाता? क्योंकि माना फिर से क्या जाता है, फटाफट से बताओ, क्या माना जाता है कि इन 7 यूजर को ट्रेडिंग अकाउंट समझ में नहीं आता होगा। कौन कह रहा है समझ नहीं आता होगा? आता होगा। अरे तुम कौन होते हो ये बोलने वाले? किसने कहा है कि ये 7 लोगों को ये समझ नहीं आता होगा? ये आता होगा पार्लियामेंट। तुम पार्लियामेंट से बड़े हो क्या? तुम बोलो नहीं नहीं मुझे मालूम है, सबको समझ में आता। अरे ऐसी तैसी करा गए तुम। जब पार्लियामेंट कह रही है इन 7 लोगों को ये ट्रेडिंग अकाउंट का तरीका समझ नहीं आता होगा, कुछ और आता होगा, तो वही तरीका लगाना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, कंपनीज एक्ट किन पर अप्लाई होता होगा? फटाफट से बताओ, कंपनीज एक्ट किन पर अप्लाई होता होगा? क्या मेरे पर अप्लाई होगा? मैं परवीन शर्मा, मेरे पे अप्लाई होगा? नहीं। कंपनीज एक्ट किस पर अप्लाई होगा? कंपनीज पर अप्लाई होगा। तो एक प्रोप्राइटरशिप यानी एक ऐसा व्यापार, मेरे ऑफिस के ठीक नीचे एक पनवाड़ी है, वो भी बैलेंस शीट P&L बनाता है, क्या उस पर प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कंपनीज एक्ट अप्लाई होता होगा? द आंसर इज नो। चाचा के छोले भटूरे भी साथ में ही बिकते हैं, क्या चाचा के छोले भटूरे में चाचा पे कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है? फटाफट से बताओ। मेरे ऑफिस के ठीक नीचे चाचा के छोले भटूरे भी हैं, तो मुझे यह बताओ क्या चाचा जी के ऊपर कंपनीज एक्ट अप्लाई होता होगा? द आंसर इज नो। तो क्या चाचा जी अपने पास, जब उनके पास कानून में ही नहीं लिखा हुआ कि क्या फॉर्मेट है, वो बाध्य हैं फॉर्मेट वही बनाने के लिए जो आपको कंपनीज एक्ट ने दिया हुआ है? द आंसर इज नो। इसलिए कभी कभी आप लोग जो कंपनीज नहीं हैं, क्या उनमें अभी भी ट्रेडिंग अकाउंट बना देते हैं,
P&L वही वाला बना देते हैं जो 11th क्लास का? द आंसर इज यस, क्योंकि वहां पर कोई पूछताछ नहीं है। काम तो 7 लोगों के लिए कर रहे हैं, पर हम कह रहे हैं यार छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है, किसी को समझ में आए कि ना आए, मेरे को समझ में आ रहा है, ये फॉर्मेट बनाओ और उठाकर छाप दो। कौन सा कंपनीज एक्ट अप्लाई हो रहा है? क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? कंपनीज को ये फॉर्मेट फॉलो करना जरूरी है, पर जो कंपनीज नहीं है वो अभी भी अपने मनपसंद फॉर्मेट को फॉलो करती हैं। इसीलिए तुम्हें 11वीं में 12वीं में वो एक फॉर्मेट सिखाया गया, क्योंकि 11वीं 12वीं के अंदर कोई कंपनीज के बारे में चर्चा आपके साथ ज्यादा नहीं हुई थी। इसका मतलब आपके मन में आ रहा था ना कि सर हमें क्यों ट्रेडिंग अकाउंट सिखाया गया, जब बाद में आप कह रहे हैं कि वो बेकार है। अरे कंपनियों के लिए बेकार है, बाकियों के लिए भी चल जाता है। ओके, तो आई होप आपको आइडिया लग रहा है कि हम जो अपने पास यहां पर काम करेंगे वो इस प्रकार से काम करेंगे। अब सबसे पहले बात उठती है रेवेन्यू के ऊपर। रेवेन्यू 2 होते हैं। कहां गया पेन? रेवेन्यू कितने होते हैं? 2। पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी धंधे से, ऑपरेशन से जो आपको रेवेन्यू मिल रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब धंधे से क्या मिल रहा है। और दूसरा हमारा क्या है? अदर इनकम्स। दूसरा क्या है? अदर इनकम। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकलाएगा? टोटल इनकम। ओ माय गॉड, इसका मतलब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या निकल आएगा? इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल इनकम निकल आएगी। ओके, तो भाई बताओ, जो हमारी जेब में आ रहा है, जो कंपनियों के पास आ रहा है इनकम्स, वो कौन कौन सी हैं? 2। अब एक का ही नाम क्या है? एक का नाम क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बताओ जरा इसका क्या मतलब होना चाहिए? कॉमन सेंस से ऊपर नहीं है अकाउंट्स। अकाउंट्स को यह मत समझ लेना भारी भरकम है, और इस वहम में मत जीना कि तुम्हारा बेस कमजोर है। मैं आपको कह रहा हूं, तुम्हारे को हम ऐसे तोते की तरह परफेक्ट कर देंगे, तुम्हें लगेगा अरे अकाउंट्स तो बहुत ही सिंपल है। मुझे फटाफट से बताओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का बेसिक मतलब क्या हुआ? ऑपरेशन मतलब जो हमारा मुख्य काम है, रेवेन्यू मतलब उससे जो इनकम आ रही है, यानी हमारे मुख्य काम से जो इनकम आ रही है। और यहां पर बताओ दूसरा नाम क्या लिखा है? अदर। अदर का मतलब क्या हो गया भाई? ऑपरेशंस के अलावा जो बाकी की सारी है वो सारी हो गई अदर इनकम। वो बाकी की सारी आ गई अदर इनकम। धंधे से क्या कमाई होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। मुझे ये बताओ, आप सबने मुझे फीस पे की है 16,500 आपने मुझे फीस दी है। क्या ये मेरी ऑपरेशन का रेवेन्यू है? फटाफट से बताओ, क्या ये मेरा ऑपरेशन का रेवेन्यू है? मेरा धंधा है और उससे होने वाली मुझे इनकम है, ये खर्चे माइनस नहीं हुए इसलिए रेवेन्यू है ये। तो क्या ये मेरे पास वो अमाउंट है जो मुझे मिल रहा है बेसिकली? तो मुझे क्या ये मेरी इनकम है? फटाफट से बताओ। क्या 16,500 मेरी इनकम है? हिमांशी कह रहे हैं हाँ, करीना भी कह रहे हैं हाँ, और सारे बच्चे भी कह रहे हैं हाँ हाँ सर आपकी ये इनकम है। इसमें जीएसटी भी जुड़ा हुआ है। क्या जीएसटी भी मेरी इनकम है? आपने दिया तो मुझको है, पर क्या जीएसटी भी इनकम है? क्या हम इसमें भी एक्सपर्ट से राय लें? बोलो, क्या इसमें भी एक्सपर्ट से राय लें? देखते हैं एक्सपर्ट जी उठे हैं कि नहीं उठे। आपको ना हम सुबह सुबह उठा दिया करेंगे, सुबह 6:30 बजे आपका दिनचर्या शुरू कर देंगे, ठीक है ना। आपको बिल्कुल चुस्त दुरुस्त कर देंगे, ऐसे फिट कर देंगे। लो, हमारे एक एक्सपर्ट ने फोन उठा लिया है, ये हो सकता है बेड पर बैठे हो। राजकुमार सर। नमस्ते सर। नमस्ते राजकुमार सर, की आवाज से पता चल रहा है कि ब्रश नहीं किया है उन्होंने। राजकुमार सर, मैं प्रवीण शर्मा बोल रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे, अरे रुको, पहले आपको बता दिया जाए, आप स्पीकर पर हो और आप क्लास में हो, ऐसे ही कुछ बोलने से पहले सोच लेना, ठीक है। पता चला ऐसे ही नाप कुछ बोल दिया और आप यूट्यूब पे भी लाइव जा रहे हैं।
ओ ठीक है। अब आप थोड़ा इज्जत से मेरे से बात करो, पहले नमस्ते बोलो मुझको। नमस्ते सर, नमस्ते। अब बच्चों को भी आशीर्वाद दो। बच्चों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत खूब मन लगा के पढ़े बढ़िया तरीके से। राधे राधे। चलो खैर, गुड मॉर्निंग हो गई सर। जी सर। अच्छा मुझे ये बताओ, हम एक जगह पर आकर अटक गए थे। हम डिस्कशन कर रहे थे रेवेन्यू के ऊपर, इनकम के ऊपर। तो मैंने बच्चों से कहा कि सर मेरे को आपने 16,500 दिए हैं, जिसमें जीएसटी भी जुड़ा हुआ है, और जीएसटी के आप एक्सपर्ट हैं, सीए फाइनल तक आप है, और आपके टॉपर स्टूडेंट्स आते रहे हैं। तो हमने कहा आपसे बेहतर कौन बता सकता है 16,500 में जो जीएसटी का अमाउंट है, हाँ। क्या वो भी हमारा रेवेन्यू है कि नहीं है, ये जानना चाह रहे थे सर हम। सर इसमें मैं बताऊं आपको, हालांकि देखो आप सर्वज्ञाता हैं सर, आपको सब पता है। नहीं नहीं सर, मैं बिल्कुल अंगूठा छाप हूं सर, आप बच्चों को बताओ सर। आपने मुझे पूछा है तो मैं बताता हूँ। मैं फिगर को थोड़ा तोड़ के और आसान बना लेता हूँ। हाँ मैं अच्छा। मान लेता हूँ कि फीस 10,000 रुपए की है और उसके ऊपर 1,800 रुपए का जीएसटी है। अच्छा, राजकुमार सर ने आते ही मेरा नुकसान किया। वो कह रहे हैं शर्मा जी अब मान लेते हैं कि आपकी फीस 11,800 है विद जीएसटी। विद जीएसटी 11,800 रुपए फीस है, क्योंकि बच्चा कहता रहता है हमेशा कि थोड़ी कम कर दो कम कर दो, तो मैं थोड़ी कम करवा देता हूँ आपसे, कम से कम एग्जाम्पल में ही सही। मैंने आज सुबह ही बच्चों को बोला कि मैंने फीस इसलिए बढ़ा दी है क्योंकि मैं अपने कॉन्सेप्ट पर भरोसा है। अच्छा जी तो जी तो 11,800 सर ये फीस है। जी। तो इसमें से 1,800 जीएसटी है, 10,000 अपना बाकी पैसा है। तो मेरा रेवेन्यू जो है वो क्या है, ये मेरा सवाल है सर। हाँ मैं वही बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है सर कि देखिए सरकार को चाहिए टैक्स देश चलाने के लिए। हाँ, ठीक है। हाँ, अब वो टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जीएसटी होता है, ये आता है जनता से, बच्चों से आएगा और बाकी सबसे आएगा, जनता जनार्दन से आता है। हाँ, लेकिन जनता से सरकार डायरेक्ट पैसा कलेक्ट कर नहीं सकती है। अच्छा। तो हम जैसे ठेकेदारों, ठीक है, हाँ, हम जैसे लोगों से जो बिजनेसमैन हैं, हाँ, उनसे कहा कि भाई काम करो, बच्चों से लेकर, तुम बच्चों के कनेक्शन में हो, उनसे पैसा लो और हमें दे दो। तो 1,800 रुपए के लिए हम तो सरकारी एजेंट है मात्र। अच्छा मतलब तो ये 1,800 रुपए जो हैं जो बच्चा दे रहा है वो सड़क बनने के लिए है सीधे। यस, सरकार ने कहा सरकारी पैसा है, बच्चों से लो, हमें दे दो, चुपचाप दिमाग मत खराब करना बीच में, तुम्हारा पैसा सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए। तो क्या वो मेरी इनकम नहीं है सर? मैं तो ऐसे ही खुश हो रहा हूँ, क्या मेरी इनकम नहीं है सर वो? नहीं सर, हम छाती पीटते रहते हैं, मुहमाया में पड़े रहते हैं, हमको लगता है कि हमारी फीस, मेरी फीस 11,800 11,800, ये भ्रम है सर, ये मोहमाया है सर। हमारी फीस सिर्फ 10,000 है। ओ माय गॉड, मैं आज तक अपनी फीस यही समझता रहा कि 11,800 है, यानी 1,800 तो सीधे सीधे मोदी जी की इनकम है। सर एक बात बताओ छोटी सी, मान लीजिए आपके पड़ोसी कहीं जा रहे हैं 4 धाम की यात्रा पर, हाँ, और अपने किसी छोटे बच्चे को जिसका स्कूल था, एग्जाम वगैरह थे, वो आपके पास छोड़ गए 3-4 दिनों के लिए हाँ, कि हमारे बच्चे का ध्यान रखना। हाँ, ठीक है। हाँ, अब 4 दिन बाद वो लौट के आ रहे हैं 4 धाम से, हाँ, और अब आप कह रहे हो नहीं ये तो मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, हाँ। ये तो गलत हो जाएगा ना। नहीं वो पर अमानती बच्चा, अमानत के तौर पे आपको छोड़ के गए थे, अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरा बच्चा है ये। ऐसे ही जो 1,800 रुपए सरकार ने हमको बोला कि बच्चों से लेना, हाँ। वो कुछ समय हमारे पास में 1,800 रुपए रहता है, अगले महीने की 20 तारीख को देना होता है, लेकिन इस दौरान हमें उस पैसे से मोह हो जाता, ममता हो जाती कि हमारा ही पैसा है ये। ओके, इसका मतलब हमारी फीस के अंदर जो मेरी इनकम का एलिमेंट है वो 10,000 ही है केवल। यस सर, यस सर, यस सर। चलो ग्रेट सर, ग्रेट। एक बात और ऐड करूं, जब बात चली है सब, तो एक बात मुझे बोलने का मौका और दो। जी सर। मन में भाव आ रहे हैं सुबह सुबह। हाँ, मन में भाव आ रहे हैं, पहले सुबह आपको तैयार होकर बैठना चाहिए था। हाँ नहीं, मैं तो सर मैं तो नॉर्मली अपना ऑफिस पहुंचता हूँ, 7:30 तक पहुंचता हूँ, ऑफिस पहुंच जाता हूँ, तो उसी की तैयारी में था मैं। अच्छा अच्छा, जी सर, जी सर। जी, तो मैं बोल रहा था इसमें कि जब 1,800 रुपए, यहाँ से क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ, जब 1,800 रुपए हमारा पैसा है ही नहीं, हमारा सिर्फ 10,000 ही है, तो फिर हम टैक्स की चोरी क्यों करते हैं? सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर ये आता है, वो हमारा था ही नहीं, वो तो जनता से लिया, सरकार को दे दिया, लेके दे रहे हैं, हमारी जेब से कौन सा जा रहा है, तो फिर टैक्स की चोरी क्यों होती है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है। तो उसके पीछे कारण मैं बता दूं, वो है मोह माया,
कि जब 11,800 की फीस आती है ना, देखो मैं बताता हूँ, तो मैं बच्चों को बता रहा हूँ कि इस समय हाँ, सर ना सुबह 7:30 का टाइम है, तो थोड़ा सा इस समय मंदिर के अंदर बैठे हैं, इसलिए मोह माया और सत्संग शुरू कर दिए इन्होंने। हमारा टॉपिक इसमें कंप्लीट हो चुका है। हमने ये पूछा था ये इनकम क्या है, इनकम 10,000 है। इस समय अगर आप इनकी सत्संग सुनना चाहते हैं तो आप मेरी क्लास बंद करके इनका सत्संग का चैनल देख सकते हैं। वैसे चलो ठीक है सर, इसका एक ऑल्टरनेट निकालते हैं, सत्संग सुने चलेगा सर आज शाम को 5:30 बजे। अच्छा मैं चलो, यही चीज, हाँ यही चीज समझाऊंगा, छाती पीट पीट के हम बात करेंगे वहां पर कि हमारी इनकम कितनी है और पैसा कितना और चोरी क्यों होती है, कैसे होती है, उसको रोका कैसे जाता है। आज शाम 5:30 बजे यूट्यूब पर। चलो आज शाम 5:30 बजे आपको राजकुमार सर मिल जाएंगे और आपको पूरी की पूरी जीएसटी की कहानी सुनाएंगे, तो आप वो यस जरूर सुनिएगा। और वो भी हमारे यूट्यूब के चैनल एल्डाइन के चैनल में मिल जाएंगे ना। यस सर, दोनों पे आएगा। चलो ग्रेट सर, ग्रेट। तो मैं आपको सर सर यहाँ पर मैं अलविदा बोलता हूँ और अपने बच्चों की क्लास कंटिन्यू करता हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बच्चों के मेरा राधे राधे, और आपको नमस्कार। एक बार और इज्जत से दोबारा बोलता हूँ, नमस्ते सर। ना ठीक ठीक है सर, राधे राधे, राधे राधे सर, राधे थैंक यू, राधे। बाय। लो भाई, उनसे हमें प्रवचन मिल गए कि मेरा जो रेवेन्यू है, अगर मेरी फीस 11,800 हो तो मेरा रेवेन्यू सिर्फ 10,000 है। दिस इज माई रेवेन्यू। हम अपने पास जो 1,800 रुपए हैं जो आपसे लेते हैं, वो सीधी सीधी हमारी लाइबिलिटी है। तो इसका मतलब जब मैं एंट्री डालता हूंगा तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक में मैंने 11,800 लिए, जिसमें से 1,800 मेरी एक लायबिलिटी है, जीएसटी लायबिलिटी। ये तो सीधे सीधे मेरी लायबिलिटी बन गई, जिसको हम पे कर देंगे। और मुझे बताएं मेरा रेवेन्यू कितना है? रेवेन्यू माने सेल्स कितनी है, इनकम कितनी है? वो मेरी है 10,000। तो मेरे पीएनएल में जो जाएगा वो क्या जाएगा? आया तो मेरे पास कितना है? 11,800। पर मेरी इनकम में क्या जाएगा? इनकम में मेरे पास जाएगा 10,000 रुपए, क्योंकि 1,800 तो हमें मोदी जी को देने हैं ताकि वो सड़कें बनवा सकें, ताकि देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करा सकें, उसके लिए काम करने के लिए। ठीक है। अदर इनकम कौन सी है? जो मेरा धंधा नहीं है पर मुझे कमाई हो गई, जैसे इंटरेस्ट की इनकम हो गई, बैंक से मुझे इंटरेस्ट मिल गया, या मुझे शेयर से ऊपर डिविडेंड मिल गया, या मुझे कोई प्रॉपर्टी बेचने से गेन हो गया। ठीक है, ये मेरी अदर इनकम्स है। यहीं से आपके इनकम टैक्स के भी 5 हेड पैदा हो जाते हैं। हालांकि सैलरी कंपनीज की इनकम नहीं होती, इसलिए उसको छोड़ दें। तो इसी में आपके 4 हेड्स ऑफ इनकम आ गए। जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो यहां पर आ जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम यहां आ जाएगी। कैपिटल गेन सारे के सारे यहां आ जाएंगे। अदर सोर्सेस सारे के सारे यहां आ जाएंगे। और जो पीजीबीपी की इनकम है वो आपके ऑपरेशन में आएंगे। तो जो आपके टैक्स वाले सर बताएंगे ना, वो इस प्रकार से आपको समझा करके ये चीजें बताएंगे। ओके। हाँ, बच्चे ने पूछा है टैक्स कौन पढ़ाएंगे? टैक्स पढ़ाएंगे आरिश खान सर, और मेरा भांजा भतीजा भी उन्हीं से पढ़ता है, चिंता की बात नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये 2 आइटम्स बेसिकली हमारे पास सबसे पहले आती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम बोलते हैं टोटल इनकम। सर इसके बारे में और भी कुछ बातें बताएंगे? हाँ बिल्कुल, धीरे धीरे बताएंगे। फिर आता है मेरे पास कुछ खर्चे। खर्चों में कौन कौन से खर्चे आते हैं ये हम आपके साथ कब बताने वाले हैं? ये कल बताने वाले हैं। आज हम केवल एक स्टार्टिंग करनी थी आपके साथ, हमने एक स्टार्टिंग कर ली है। कल नहीं बता रहे, परसों बताने वाले, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे हमारी क्लासेस। अभी जब तक किताबें नहीं आ जाती हम थोड़ा धीरे चलेंगे, क्योंकि मेरे पास किताबें नहीं है, मैं सवाल भी नहीं करा सकता। तो क्या होता है ना, बच्चे को लगता है बहुत बोरियत हो रही है। तो आपको एक बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया हमने कि हमारी क्लासेस में इस प्रकार से कॉन्सेप्चुअली पढ़ाया जाता है। एक बच्चे ने कहा क्या ये क्लासेस मई 25 के लिए, जनवरी 25 के लिए भी हैं? द आंसर इज यस, जनवरी 25 के लिए भी हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा उसके अंदर। हमारी बुक 2 तो मेरे साथ आप लाइव पढ़ेंगे, बाकी आपको रिकॉर्डेड पढ़ना है तो आप उसको और फास्ट करेंगे तो जल्दी भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। बाकी बेहतर तो यही है कि आप अपना शेड्यूल्ड जो एग्जाम है मई 25 का, उसी में दें। आपका मई 25 का ही शेड्यूल है, तो जनवरी 25 में इसलिए हो सकता होगा आप डायरेक्ट एंट्री वाले हैं, इसलिए हो सकता है कि डायरेक्ट एंट्री से आप आए हैं।
वैसे बड़ा टफ पेपर पास किया भाई आपने, फाउंडेशन का पेपर इस बार तो बड़ा टफ पास किया है। बता रहे हैं कि इस बार तो बड़े सारे बच्चे ऐसे थे जो बहुत होशियार भी थे, प्रतिभाशाली भी थे, पर आपने अपने आप को साबित कर दिया है। और मुझे उम्मीद है कि आप इंटरमीडिएट में भी रैंक ला करके अपने झंडे गाड़ेंगे और आप अपने आप को प्रमाणित करेंगे इस समाज के अंदर कि यस आप बहुत समझदार हैं। अगर आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई भी अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत नहीं आएगी। कॉन्सेप्चुअली अकाउंट्स कॉमन सेंस से ऊपर कभी नहीं जाएगा। आप बोलेंगे अभी भी जो आज बताया कॉमन सेंस था, तो आपको लगा हाँ यार उन 7 लोगों के लिए बनाना है तो यही फॉर्मेट होना चाहिए, इसीलिए लॉ में लिखा हुआ है। तो यानी आपको हम कॉमन सेंस से ऊपर कभी भी नहीं लेकर जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आओ हम पाइथागोरस थ्योरम से समझा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल प्रकार से पढ़िएगा, हर चीज को रिवाइज करिएगा। जब आप रिवीजन करते हैं हर चीज की तो आपके पास वो चीज स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है। एक बच्चे ने पूछा है क्या मई 24 मई 25 के सिलेबस में चेंजेस है? हाँ, शौर्य इंस्टीट्यूट ने जुलाई में जाकर के कुछ ना इस दिसंबर में जाकर के शायद उन्होंने अपने पास कुछ ना केस स्टडीज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, तो हमारे पास थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया। तो यानी केस स्टडी बेस्ड क्लासेस हो गई। तो जो हमारी अभी नई किताबें भी आ रही हैं वो सब केस स्टडी बेस्ड है, उनके अंदर केस स्टडीज आ गई हैं। तो यानी इंस्टीट्यूट ने अपना केस स्टडीज को भी इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी है। द थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट, बट एनीवे हम आपको जो चीज कराएंगे वो लेटेस्ट और अपडेटेड होगी। ओके। हाँ, यूट्यूब पे क्लासेस कब तक चलेंगे बेटा? यूट्यूब पे क्लासेस 15 अगस्त के आसपास तक चलेंगी और ये टॉपिक आपका फाइनल अकाउंट्स करा दिया जाएगा उसके अंदर। ठीक है। देव कह रहे हैं कोर्स किस डेट तक कंप्लीट हो जाएगा? बेटा टोटल 120 क्लासेस हैं, 120 क्लासेस हैं और आपकी डेली क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी मंडे टू सैटरडे में 15 अगस्त के आसपास से। यानी किताबें आ जाएंगी तो उसके बाद हमारी डेली क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, उसकी एग्जैक्ट डेट आपको हम दे देंगे। तो यानी कि 15 अगस्त से आपकी डेली क्लासेस हो जाएंगी, तो आपके पास तकरीबन 120 क्लासें टोटल लगनी है। काउंटिंग अब आप अपने आप कर लीजिए उसके अंदर। ठीक है ना। हाँ, एक बच्चे ने कहा सर क्या मैं एग्जाम सितंबर 25 में है तब उसके लिए भी ये क्लासेस अटेंड कर सकता हूँ? द आंसर इज यस। दुर्गेश ने कहा जनवरी 25 में केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे क्या? नहीं नहीं आएंगे दुर्गेश, क्यों नहीं आएंगे? केस बेस्ड क्वेश्चन हर एक में आ रहे हैं, ये नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। तो जो आपको किताबें मिलेंगी उसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे ऑलरेडी। ओके, जो क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट के अवेलेबल थे वो हमने सारे डाले, जो हम बना सकते थे हमने वो भी डाले। इसके अलावा आपके केसेस को हम एलएमएस पर भी डाल रहे हैं। तो जो आपके और नए नए केसेस आते जाएंगे वो एलएमएस पर डालते जाएंगे, वहां से भी आपने प्रैक्टिस करनी है। हिमांशी, वो क्लासेस भी आपको तुरंत मिल जाएंगी और वो क्लासेस भी आप अपने शेड्यूल के हिसाब से मैं आपको पूरा बताऊंगा कैसे तैयारी करनी है उसके लिए। ठीक है। कृष्णा, मेरी अगली क्लास जो होगी वो फ्राइडे होगी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, हम 3 घंटे अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं करेंगे, अभी हम धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है। और 2-4 क्लासेस के बाद हम 3 घंटे के सेशन पर आ जाएंगे, जब तक आप अपने पास क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर लेंगे। आप में से जो बच्चे भी चाहें वो हमारे यूट्यूब के वीडियो से भी नोट्स डाउनलोड कर लें और उनको प्रिंट करवा लें, ताकि ऑटोमेटिकली कल अगर मान लो मैं आपके साथ क्वेश्चन कराना हो तो क्वेश्चन आपके पास हैंडी हो। ठीक है, तो आपको आसानी हो जाएगी उसके अंदर, क्योंकि बिना किताबों के थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है पढ़ना। हाँ सुभाजीत, एलएमएस क्या होता है? एलएमएस आपको ना अगली क्लास में फिर मैं ऑन करके दिखाऊंगा एलएमएस क्या होता है, अभी नहीं दिखा रहा। अगली क्लास में मैं भी पहले आपको ना मोबाइल ऐप पर लॉगिन करके रखूंगा, फिर आपको दिखा दूंगा उसके अंदर। ठीक है। आशीष, जो एलएमएस है, एलएमएस जो हम अपने पास अपडेट कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास जो केस स्टडीज के क्वेश्चंस हैं वो और ऐड करते जा रहे हैं बैक एंड से। तो यानी कि हमारे पास जो सॉफ्ट डिजिटल कंटेंट है वो बढ़ता जा रहा है, उसके अंदर आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे। विशाल कह रहा है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कितने मार्क्स की आ सकती है? बेटा 10 नंबर से लेके 14 नंबर तक का सवाल पूछ सकता है इंस्टीट्यूट, और आप उसकी तैयारी करके रखें कि वो आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है।
हाँ बच्चे, एक बच्चे ने पूछा है क्लासेस क्या डेस्कटॉप पर भी चलती हैं? द आंसर इज यस, डेस्कटॉप पे भी चलती हैं। और एक बच्चे ने कहा सर थ्योरी को कैसे याद रखूं, मैं इंग्लिश में वीक हूं। बेटा थ्योरी को तो याद ही नहीं रखना है, आपने अपने पास प्रेजेंटेशन करनी है, पीएनएल बनाना है, आप क्लासेस की प्रैक्टिस करेंगे, आपकी उतनी चीजें वैसी लिखी जाएंगी तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। और स्टार्टिंग से प्रिपरेशन टिप्स क्या होंगी? मैं आपके पास जैसी किताबें मिल जाएंगी ना, तो हमने उसमें एक रिवीजन प्लान डाल रखा है, मैं आपको वहीं दिखा दूंगा, बट ये चर्चा 15 अगस्त के आसपास होगी, ठीक है। दुर्गेश, हमारी स्टडी मटेरियल में हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो ऑलरेडी किताबों में छपे हुए हैं। हैंड रिटन नोट्स हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, केस स्टडीज हैं, अपडेटेड इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल है, सारे के सारे आरटीपी मई 24 तक के हैं, सारे एग्जाम क्वेश्चंस हैं जो मई 24 तक के हुए हैं, सारे के सारे आपके मॉक टेस्ट एग्जाम हैं जो मई 24 तक हुए हैं। तो यानी अपडेटेड मिलेगी आपको, उसमें कहीं पर कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। माधव कह रहे हैं डेली कितनी क्लासेस होंगी? डेली बेटा अभी आज तो डेमो क्लासेस हैं, तो सभी टीचर पढ़ाएंगे, और सभी टीचर 3-3 घंटे नहीं पढ़ाएंगे, आज छोटा छोटा सेशन लेंगे, और 3-3 घंटे के जगह पर वो हो सकता है 1-1.5 घंटा ही पढ़ाएं सभी टीचर्स आज। तो आज मेरे बाद किसका सेशन है? हाँ जी, मेरे बाद अभी आरिश खान सर का सेशन है। तो आरिश खान सर जो हैं डायरेक्ट टैक्स के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध फैकल्टी हैं और लाइव पढ़ाते हैं। टैक्सेशन पर मैं ये कहना चाहता हूं कि लाइव पढ़ना चाहिए, रिकॉर्डेड नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि टैक्सेशन एक ऐसा पेपर है जिसके अंदर ना क्वेरीज बहुत आती हैं, तो उसके अंदर क्या होता है ना, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है टैक्सेशन। तो आप ऑफ कोर्स आरिश खान से पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा उसके अंदर भी। हिमांशु, डायरेक्ट एंट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सेम है। पहली बात तो इस वहम में मत रहना कि हमें अकाउंट्स नहीं आता है तो मुश्किल हो जाएगी। अकाउंट्स का जिम्मा मेरा, बाकी जिम्मे आपके। आपको सिर्फ 2 ही काम करने हैं, क्लासेस सुननी है और होमवर्क करना है, बस इतना काम कर लेना, आपको खुद लगेगा अकाउंट्स में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी इसके अलावा बाकी पेपरों की चिंता करेंगे डायरेक्ट एंट्री के अंदर। दोनों ग्रुप के लिए जाएं कि सिंगल ग्रुप के लिए जाएं? मेरे ख्याल से तो दोनों ग्रुप में ही जाना चाहिए, अगर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप अपने पास अभी 4 क्लासेस कर लें, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स भी अभी कर लें, डायरेक्ट टैक्स भी अभी कर लें, इनडायरेक्ट टैक्स भी अभी कर लें, और लॉ भी अभी कर लें, तो फिर आप दोनों ग्रुप के लिए जा सकते हो, और दोनों ग्रुप के लिए जाना चाहिए, शुरुआत है आपके पास, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चा कहता है नहीं नहीं मैं दिन की 4 क्लासें नहीं करूंगा, मैं 3 क्लासें करूंगा, फिर उनका कोर्स ना लंबा हो जाता है बहुत। जब वो लंबा हो जाता है तो फिर वो अल्टीमेटली ग्रुप 2 नहीं कर पाते। ये बात आपको अभी ध्यान नहीं आएगी, अपने सीनियर से पूछना, जिन्होंने भी अपनी क्लासेस 3 ही ली खाली, उन्होंने कहा चलो ऐसा कर लेते हैं, हम एक क्लास ले लेते हैं अकाउंट्स की, एक ले लेते हैं लॉ की, एक ले लेते हैं टैक्स की, टैक्स का एक टैक्स ले लेते हैं, एक टैक्स बाद में ले लेंगे। वो सब का ग्रुप 2 उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, क्योंकि उनका टैक्स ही इतना लंबा चला गया कि उनका अल्टीमेटली ग्रुप 2 अटेम्प्ट ही नहीं हो पाया। तो अगर आप चाहते हैं कि दोनों ग्रुप दें, जो कि आपको करना चाहिए, तो आपको अभी 4 क्लासें करनी पड़ेंगी। बेटा आज का हार्डवर्क कल की सफलता में बदलेगा। तो ये मत सोचना कि सर हम 4 क्लासेस में तो पागल हो जाएंगे, कोई पागल नहीं होता है। यानी आप मेहनत करेंगे तो ही रैंक लाएंगे। आपको अपने इस समाज को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बताना है कि आप में इतनी प्रतिभा है। ये वही समय आ चुका है, जो बोलते थे ना सीए में बहुत मेहनत है, वो समय आ चुका है। अब पीछे मत हट जाना कि नहीं नहीं मेहनत नहीं कर रहे हम लोग, पीछे मत हट जाना, अब बिल्कुल लग जाना और कहना मैं तो करके छोड़ूंगा अब, ठीक है। तो आप अपनी क्लासेस करें। हाँ, लॉ के लिए बेटा अमित पोपली सर आपको पढ़ाएंगे और बिल्कुल परफेक्ट। लॉ में अमित पोपली सर मिलेंगे और बिल्कुल परफेक्शन से पढ़ाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर क्या क्लासेस कुछ नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, कोई किसी बच्चे ने लिखा है कुछ क्लासेस कैंसिल हो रही हैं, कुछ टीचर मना कर रहे हैं पढ़ाने के लिए। ऐसा बेटा मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, हमारी सभी क्लासेस बिल्कुल एज पर शेड्यूल चल रही हैं, हमारा कोई भी बैच कैंसिल नहीं है। मेरा भी बैच उसी प्रकार से होगा, अमित पोपली सर का भी उसी प्रकार से होगा, आरिश खान सर का भी उसी प्रकार से होगा, और राजकुमार सर का भी उसी प्रकार से होगा, और सभी लाइव स्टार्ट हो रहे हैं। आप उनको फ्रेश है बिल्कुल, वो स्टार्ट कर सकते हैं। आज 4 की लाइव क्लासेस है, अटेंड करके देखना, ठीक है। आज हम आपको ज्यादा लोड नहीं डालेंगे, भी 3-3 घंटे सारे लेंगे तो आपके लिए लोड हो जाएगा।
तो मैं आपको आज जल्दी छोड़ दूंगा, ऐसे ही आरिश खान सर भी जल्दी छोड़ देंगे और धीरे धीरे आप अपने पास फिर जब समझ में आ जाएगी तो क्लासेस के अकॉर्डिंगली आ सकते हैं। हाँ, आरिश खान सर की क्लास का टाइम क्या है? 10:30 बजे से है, 10:30, ठीक है। तो 10:30 इसी YouTube के चैनल पर आपको अपने पास क्लासेस देखने को मिलेंगी आरिश खान सर के भी। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस डेमो सेशन, और हम आपको मिलेंगे अब फ्राइडे को 6:30 AM। बाय बाय।